हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के विभिन्न अंगों के विषय में जान चुके हैं। आइए आज चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार तीखे, ये भी चतुर्भुज है, देख रहे हैं, ये भी चतुर्भुज है, देख रहे हैं, ये भी चतुर्भुज है, देखिए ये सब चतुर्भुज हैं। अब सब एक ही प्रकार की नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इनका नामकरण करना होगा इनके आकृति के आधार पर। तो आइए कुछ आकृतियों को हम देखते हैं। देखिए एक आकृति दिखाई दे रही है, देख रहे हैं किस तरह की है। देखिए यहाँ चित्र बना दे रहे हैं। देखिए इस तरह की आकृति है। इस तरह की आकृति है। पिछले वीडियो में बताया गया था चतुर्भुज को 4 अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह A है, B और C, D, 4 अक्षर हो गया। देख लिए इसकी आकृति। और देखिए एक आकृति ये दिखाई दे रही है, इसका भी चित्र देख लीजिए, इस तरह से है, इस तरह से। इसका भी नाम रख दें A, B, C, D। अब देखिए दोनों आकृति भिन्न दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ इसमें समानता है। देखिए क्या समानता है। देखिए A रेखा और A रेखा, यहाँ से देखिए यह लग रहा है 90 अंश का कोण है। यह 90 अंश का कोण है। यहाँ अगर यहाँ से भी इस पर लंब डाल दिया जाए और यह इसके बराबर है, यह भी 90 अंश का कोण है। कहीं से इस पर लंब डाल दिया जाए तो ये सब आपस में रेखाएं लंब वाली क्या हैं, बराबर हैं। तो आप जानते होंगे समांतर रेखा की परिभाषा, दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यदि समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। यानी ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समानांतर। इसमें आइए देखिए यहाँ से इस पर लंब डाल दिया जाए, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया जाए, ये भी आपस में बराबर हैं। यानी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। इसलिए इस चित्र का नाम या इस आकृति का नाम समलंब। इन दोनों के बीच जो भी लंब डालते हैं वह सब सम होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया समलंब चतुर्भुज, या समलंब कहिए, ट्रेपेजियम। ठीक, अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए समलंब चतुर्भुज की। ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजाएं, या इसे लिखिए भुजाएं समांतर तथा शेष एक जोड़ी भुजाएं समांतर न हों, समांतर न हों, समलंब कहते हैं। समलंब कहते हैं। अब आप जान गए ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं समांतर हों। देख रहे हैं ना, ऊपर और नीचे
ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं? समानांतर हैं, और एक जोड़ी भुजाएं समांतर न हो उन्हें समलंब चतुर्भुज या समलंब कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। देख लीजिए कुछ चित्र। देखिए इस तरह की आकृति है, देख रहे हैं, इस तरह की आकृति है। किस तरह की? इस तरह की आकृति है। देखिए ये भुजा इसके समानांतर है, ये भुजा भी इसके समानांतर है। दोनों भुजाएं आमने सामने की, दोनों जोड़ी भुजाएं क्या हैं? समानांतर हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया समांतर चतुर्भुज। क्या रखा गया? समांतर चतुर्भुज। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, अब आप जान गए ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है आयत। क्या है? आयत, रेक्टेंगल। अब जरा इसकी भी कुछ आकृतियों को देखिए। देख रहे हैं? देख लीजिए। देखिए ये भी आकृति दिखाई दे रही है। ऊपर की भुजा नीचे की भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर है। और देखिए ये भी आयत जैसी आकृति है। चलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए वही है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये इसके समानांतर है, यह भी इसके समानांतर है, लेकिन एक गुण इसमें है। देखिए इसका प्रत्येक कोण समकोण बन रहा है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में कोण का प्रतिबंध नहीं था, इसलिए इसे क्या कहा गया? आयत। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों या बराबर हों, लिख सकते हैं, समांतर हों, और प्रत्येक कोण समकोण हो, समकोण हो, आयत कहलाता है, आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। अब इसके लिए भी कुछ आकृतियाँ देखिए, देख रहे हैं, आकृति दिखाई दे रहा है। देखिए इसकी आकृति, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सभी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? ऐसा चतुर्भुज जिसकी
सभी भुजाएं आपस में बराबर हों समचतुर्भुज कहलाते हैं। क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कहलाता है। इसका नाम लिख दें ABCD। समचतुर्भुज कब कहलाएगा? AB बराबर BC बराबर CD बराबर D। यही है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों समचतुर्भुज कहलाता है। चलिए आपको आ गया होगा। पांचवा देखते हैं। पांचवा है वर्ग, स्क्वायर। अब इसकी भी कुछ आकृतियां देख लीजिए। देखिए, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं। देखिए कुछ आकृतियां और है, इसकी भी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जरा देखिए, ये भी था। अब इसको देख लीजिए। ये भी है ABCD, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये भी समचतुर्भुज है, लेकिन इसके अलावा एक शर्त इसमें और है, इसके प्रत्येक कोण समकोण हैं। इसके चारों कोण क्या हैं? समकोण है, इसलिए इसका नाम वर्ग रखा गया। तो वर्ग की क्या परिभाषा होगी? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण यानी 90 अंश समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं। ठीक, ऐसा चतुर्भुज या यूँ कहिए ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए पांचवा हो गया। अब छठवां देखते हैं। पतंग। पतंग आप लोग उड़ाए होंगे, खिचड़ी के मौसम में बच्चे उड़ाते हैं पतंग। देखिए पतंग इस तरह का होता है, इस तरह का। यहाँ लिख दे ABCD। देखिए एक शीर्ष पर मिलने वाली एक जोड़ी भुजाएं या संलग्न भुजाएं, ठीक है, आपस में बराबर हों और इसका प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम हो, पतंगाकार चतुर्भुज या पतंग कहलाता है। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा चतुर्भुज, चलिए लिख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी संलग्न भुजाएं आपस में
बराबर हों और देखिए एक जोड़ी आपस में बराबर हो गई और शेष एक जोड़ी संलग्न भुजाएं आपस में बराबर हों, पतंग कहलाते हैं। यह पतंग कहलाता है, लिख लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर डी सी। और एक शर्त और है, इसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होना चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला है उत्तल चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? उत्तल चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक शीर्ष उभरा हुआ हो, उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज। देखिए अभी तक आपने जितना देखा सब उत्तल चतुर्भुज है, तो क्या परिभाषा हो जाएगी? ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। देखिए ये सब उत्तल चतुर्भुज हैं। अब अगला है अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज। देखिए कुछ आकृतियाँ देख लीजिए। देखिए एक आकृति है, इसमें भी 4 भुजा है, 1 2 3 4, है ना? इसे कहेंगे अवतल चतुर्भुज। इस तरह का है। देखिए ये सब तो न्यून कोण है, यह क्या है? 180 अंश से अधिक कोण है। 4 भुजा है ना, 1 2 3 4। इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण 180 अंश से अधिक हो, जिसका कोई एक अंतः कोण, लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक अंतः कोण 180 अंश से अधिक हो, अवतल चतुर्भुज कहलाता है। अवतल चतुर्भुज कहलाता है। यही रहा चतुर्भुज के प्रकार। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। अब कुछ अभ्यास प्रश्न लीजिए। हाँ देखिए यही प्रश्न है। पहला है चतुर्भुज ABCD में कितनी भुजाएं हैं? नाम लिखिए। सब भुजा का नाम लिखना है। कितने अंतः कोण है उनका भी नाम लिखना है। सम्मुख कोण के कितने युग्म हैं आपको लिखना। सम्मुख कोण के देखिए इसके सम्मुख कोण ये होगा, इसके सम्मुख कोण ये होगा। ठीक। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं बताया गया है, लिख लीजिएगा। कितने विकर्ण होंगे और कितने शीर्ष हैं। अब देखिए Q किस क्षेत्र में स्थित है? अंतः क्षेत्र में स्थित है। R वह क्षेत्र में स्थित है। और T भुजा DC पर स्थित है।
फिर खाली जगह भरना है। दो शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। क्या? दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से। और दूसरा है शीर्ष ए और कौन सा शीर्ष मिलाने से विकर्ण बनेगा? ए और सी को मिलाने से विकर्ण बनता है। चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। चौथा है सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।